हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 5 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये मुद्दा है, तो इसमें कितने चीज़ों का बात हुआ है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, व्यापार समझौता हो गया, इंडो पैसिफिक सहयोग हो गया, ठीक है? आपका सेमीकंडक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सहयोग। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपके पूरी तरीके से मैं ऐसा मतलब आज से मेरा ये है कि पूरी तरीक़ा से जैसे क्वाड कॉर्पोरेशन हो गया, तो इसकी भी जानकारी मैं इसके साथ दे दूँगा, ताकि आपको क्या हो जाएगा कि आप बेहतरीन तरीके से मतलब आपका जो जीएस है, वो भी साथ में कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है? मेरा पर्पस ये है। आगे आपको क्या होगा ना कि इससे आपको समझने में ज़्यादा ही मतलब आसानी होगा और आप क्या कर सकते हैं फिर जैसे मेंस का क्वेश्चंस देता हूँ मैं, उसको आप लिखने के लिए बहुत ही मतलब आसानी तरीके से आप उसको लिख पाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है? तो ये आप समझ चुके होंगे। तो इससे बढ़ने से पहले हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी यानी वैप्स एकेडमी उसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन जो होता है उसको दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा एक छोटा सा मुहिम है मतलब लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त करने का। तो प्लीज़ आप लोग वो प्राप्त करवाइए और ताकि जो भी सबसे पहले जो 1000 तक जो स्टूडेंट होंगे उनको वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो इस पे भी इससे भी आप जुड़िए ताकि आप अपना वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग का मतलब जो है आप में सबमिट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है? और वहाँ पे आप कुछ भी माँग रख सकते हैं। और प्लीज़ एक चीज़ और है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और आप अपना फीडबैक भी देने की कोशिश कीजिए। ज़रूर आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। पहला मुद्दा क्या है हमारे लिए कि जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर रूबियो वेलकम टू ट्रेड डील डिस्कस क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्वाड कोऑपरेशन। क्या है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो पैसिफिक सहयोग पे जो क्वाड इसी के लिए काम करता है, ठीक है? वो भी हम लोग देखते हैं, क्या है बैकग्राउंड इसका? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। और इसमें बैठक में क्या हुआ कि ये बैठक जो हुआ ना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के हैं और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के बीच हुई फ़ोन वार्ता के 2 दिन बाद हुआ है ये, जिसमें भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का आगे बढ़ाने पर सहमति बनाया है। मतलब क्या है कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड है वो फिर से एक बार जैसे बहुत सारे यूएस टैरिफ लगा दिया था और रूस से जब हम लोग तेल आपका आयात कर रहे थे तो उस पे भी ये बैन लगाया था, ठीक है? सॉरी। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में अमेरिका टैरिफ भारतीय वस्तुओं पर घटाकर क्या किया है 18%। जो 25% था ना उसको घटाकर 18% कर दिया गया है, जो मैं आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है? कल या परसों पढ़ाया होगा, ठीक है? तो आप लोग जो डेली अगर कर रहे हैं द हिंदू उसको उनको पता होगा, ठीक है? रूसी तेल खरीद पर लगने वाले जो 25% पेनल्टी टैरिफ किया था उसको भी रद्द कर दिया है और क्रिटिकल मिनरल्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सहयोग को औपचारिक रूप देने पर क्या है सहमति जताई है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। देखिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स कहते किसको हैं ये भी देख लेते हैं। क्या है क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं लेकिन जिनकी आपूर्ति में जोखिम होता है, ठीक है? मतलब आप समझे? कि जो खनिज जो है बहुत ज़रूरी हो, लेकिन उसका जो सप्लाई जो है ना मतलब सप्लाई है, वो आपूर्ति जो है सीमित हो और असुरक्षित हो, ठीक है? उन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? इन्हें क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? ये भी देखिए, जैसे आप लोग पूछिएगा ना सर क्रिटिकल ही क्यों कहा जाता है? ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं मिलता है उसको क्रिटिकल
इन्हें क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? तो इनके पीछे रीज़न है, किसी खनिज को क्रिटिकल तब माना जाएगा जब वह क्या हो, पहला देखिए कंडीशन क्या है, कि वह उच्च तकनीक में ज़रूरी हो, ठीक है? हाई टेक्नोलॉजी में क्या हो, उसकी आवश्यकता हो। दूसरा क्या है हमारा, कि उसका विकल्प आसानी से उपलब्ध ना हो। देखिए उसका जो विकल्प है, मान लिया जाए कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे O2 के बिना हमारा जो आपका ऑक्सीजन के बिना आप क्या ज़िंदा रह पाओगे? तो इसीलिए है कि उसका विकल्प ही नहीं है, O2 का विकल्प ही नहीं है। ऑक्सीजन हम लोग अगर नहीं लेंगे तो हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। तो इसका विकल्प नहीं है, तो यानी विकल्प आसानी से उपलब्ध ना हो, ठीक है? उसकी सप्लाई कुछ ही दिशा तक सीमित हो, जैसे आपका सॉरी देशों तक सीमित हो, जैसे आपका देखिए चीन। देखिए हमारे पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन उनकी जो आप क्या है को उनको अच्छे से मतलब हम लोग क्या है प्यूरिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब बहुत सारे मतलब मिलते तो हैं, लेकिन उनका जो यूज़ करने लायक उनको बना नहीं पाते हैं। वैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है। इसमें चीन जो है आपका सभी देशों में मतलब समझिए कि अग्रणी है। आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बताए हैं, ठीक है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये कितने मतलब हमारे इंडिया के लिए है, तो ये आप ज़रूर बताइएगा हमारे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहिएगा। आप अपनी बातों को रखिएगा कि हाँ सर आप ये सब करवा दीजिए, मैं करवा दूँगा, ओके? अब प्रमुख क्रिटिकल मिनरल्स और उनके उपयोग हम लोग देखते हैं। देखिए ये ध्यान से देखिएगा कि किसका कहाँ पे उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको उपयोग ज़्यादा पूछता है, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? जैसे लिथियम हो गया, लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में किया जाता है, मोबाइल में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैटरी में किया जाता है, एयरोस्पेस में किया जाता है। निकेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, देखिए मैं आपको पूछा हूँ, ये आप ज़रूर बताएँ, सेमीकंडक्टर, मिसाइल, विंड टरबाइन, ये सब में आपका रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी एनोड बनाने में किया जाता है। कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रिक ग्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल बनाने के। तो ये आप यू इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि आपका कि भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल महत्व क्यों रहता है? तो पहला जो है ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया। दूसरा क्या है हमारा डिजिटल और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, जैसे मेक इन इंडिया, चीफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के लिए हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स आवश्यक है। थर्ड क्या है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उपकरण जैसे बनाने के लिए, स्पेस आपका परीक्षण करने के लिए, मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए, तो ये सब के लिए आपका क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? अब इसमें भारत की रणनीतिक क्या है? तो देखिए भारत क्या पहल चला रहा है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसको बोला जाता है काबिल, ठीक है? काबिल, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करता है, ये खोज करने में सहयोग करता है। जैसे मान लिया जाए कि ब्राज़ील हो गया, अफ्रीका की जो कंट्री हूँ मैं, तो वहाँ पे अगर आपका मतलब साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे अगर क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये काबिल के तहत मतलब वहाँ पे कोऑपरेशन किया जाता है, ठीक है? एग्रीमेंट किया जाता है और फिर उस देश में खोजा जाता है। तो ऐस इस तरीके से ये काम करता है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप चलाया गया है, ठीक है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस सहयोग किया जाता है। निजी क्षेत्रों का खनन में बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? बढ़ावा दिया गया है, ओके? इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या है न्यूज़ का हम की फाइंड। तो क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन, पहला जो है क्या है क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन। जयशंकर ने जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने कहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में अत्यधिक एकाग्रता यानी मुख्यतः चीन पर निर्भरता को चुनौती बताया। मतलब हम लोग कहाँ हैं मतलब निर्भर आपका चीन पे हैं, ठीक है? निर्भरता को चुनौती बताया। अमेरिका के डी-रिस्किंग आपका इनिशिएटिव का आपका समर्थन किए, कौन? एस जयशंकर। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड ज़ोन का प्रस्ताव। देखिए, ये जो होता है ना प्रेफरेंशियल ट्रेड ज़ोन, मतलब क्या होता है आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड ज़ोन किसको कहते हैं? देखिए क्या होता है जैसे मतलब 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ठीक है? ये 8 देश है जो मिलकर एक नियम बनाएँगे, ठीक है? एक नियम बनाए, रूल बनाए, ठीक है? ये आपसी में क्या कर लिए नियम बनाए, ठीक है? 8 देश के लिए कि मतलब कुछ ऐसे सामानों पे या ऐसे वस्तुओं पर क्या है कि हम लोग मतलब या तो जो टैक्स लगाते हैं या टैरिफ लगाते हैं उसको कम करेंगे या तो मतलब है कि आपस में अगर हम लोग आयात-निर्यात करते हैं तो उसपे टैक्स फ्री रखेंगे। तो ठीक है, ये प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन हो गया मतलब यही आपस में जब करेंगे तो ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। ये आपस में ही कि जो करेंगे मतलब है वो इसके लिए है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन किसको कहा जाता है? जो आपस में मतलब कुछ देशों ने एक साथ मिलकर अपने जो वस्तुओं पर आयात या निर्यात पे जो टैरिफ है वो घटाएँगे मतलब जो निर्यात करने पर या आयात करने पर ठीक है। जैसे सामने वाला का निर्यात हो गया मेरे लिए आयात हो गया तो इसपे क्या है हटाएँगे। तो यही है प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन ठीक है। एक ज़ोन बनता है, एक क्षेत्र बन गया, ठीक है? तो ये जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है? इंडिया हो गया, ये आपस में मिलकर रूल बनाए, ठीक है? कि हमारा सामान जाएगा तो उसपे आप टैरिफ नहीं लगाइएगा, आपका सामान आएगा तो टैरिफ नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन, एक क्षेत्र बन गया, ओके? अब क्या है कि महत्व इसका क्या है प्रेफ़रेंस जो ये प्रमुख बिंदु का, तो महत्व है कि यह चीन के हालिया निर्यात जो प्रतिबंधों के संदर्भ में भारत के लिए रणनीतिक एक अवसर प्रदान करता है, तो ये भी है। और दूसरा है जो इसका जो मुख्य बिंदु इस न्यूज़ का कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर विवाद है। क्या विपक्ष की आलोचना है कि समझौते का विवरण सार्वजनिक नहीं है, अमेरिका दावे करता है अमेरिका का दावा है कि भारत रूस तेल खरीद बंद करेगा, ठीक है? अधिकांश अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य, ठीक है? अमेरिकी कृषि आपका उत्पादों को भी भारतीय बाजार में प्रवेश किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है डेयरी और मतलब ये आपका आलोचना ज़ाहिर-सी है। आगे देखिए क्या-क्या और होता है और $500 बिलियन का निवेश या खरीद प्रतिबद्धता भारत ने जताया है आपका अमेरिका से, ये ऐसा कहना है और ये जो है बात निकल कर आया था, ठीक है? सरकार और अमेरिकी बयानों में विरोधाभास भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करता है, तो ये भी देखा जा रहा है विपक्ष का। थर्ड क्या है इसका मुख्य बिंदु, तो क्वाड और इंडो पैसिफिक सहयोग क्या है? क्वाड को जीवित करने पर सहमति जताई है। 2025 में जो स्थगित सहयोग को फिर से शुरू करने 2025 में जो आपस में इन लोग का हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के मतलब टैरिफ लगाने पे के बाद ये स्थगित हो गया था, ठीक है? तो ये फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जाएगा। भारत 2026 में क्वाड समिट का मेज़बानी भी करने की उम्मीद है, ठीक है? ये क्या करेगा क्वाड समिट का मेज़बानी करेगा भारत और इसका महत्व है क्या? मुक्त और समावेशी इंडो पैसिफिक ठीक है? मुक्त और इंडो-पैसिफिक हो जाएगा और समुद्री सुरक्षा और टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सहयोग हो जाएगा और एक है पैक्स सिल्का इनिशिएटिव और एआई समिट। भारत के पैक्स सिल्का जो इनिशिएटिव में शामिल होने की संभावना है। फरवरी में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट होगा, भारत में ही होगा। और उच्च स्तरीय अमेरिका जो प्रतिनिधित्व मंडल आपका अपेक्षित है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं महत्व रखता है। अब समग्र जब विश्लेषण हम लोग करते हैं, तो सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, तो क्या देखा जाता है कि भारत-अमेरिका संबंधों में रीसेट मतलब फिर पुनः इसे मतलब सेट किया जा रहा है, ठीक है? रीसेट किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर में भारत की भूमिका मजबूत होगा और इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक साझेदारी भी होगी, ठीक है? और इसकी चुनौतियाँ क्या है कि रूसी तेल पर दबाव हो सकता है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, कृषि टैरिफ मुद्दों पर घरेलू असर पड़ सकता है, ठीक है? पारदर्शिता का कमी है, राजनीतिक विवाद बढ़ सकते हैं इससे, ओके? तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? अब है हमारा जो क्वाड हम लोग कर रहे थे, क्वाड कोऑपरेशन क्या है? तो देखिए क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 लोकतांत्रिक देशों का अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, ठीक है? इसमें कौन-कौन देश हैं? तो ये आप नाम याद रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इंडिया, यूएसए, आपका जापान और आपका आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो हुआ था 2007 से हुआ था
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का औपचारिक गठन हुआ था 2007 में। जापान के पीएम जो शिंजो आबे थे, उनकी ये पहल है। पहली क्वाड बैठक जो हुआ था 2007 में ही हुआ था। क्वाड का उद्देश्य क्या है? आपका मुख्य उद्देश्य जो है इनका, पहला जो है कि मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक को बनाना है, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था करना है, और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है विदाउट नेमिंग चाइना ऑफिशियली, ठीक है? बिना नाम का, मतलब ऐसा नहीं है कि चीन का नाम लिया है, मतलब बिना चीन का नाम लिए हुए। रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग करना है, ठीक है, आपस में। अब क्वाड कॉरपोरेशन का मुख्य प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये देखिए, पहला है सुरक्षा और रक्षा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैसे मालाबार अभ्यास किया जाता है, समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाया जाता है, आपका आतंकवाद रोधी सहयोग किया जाता है, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है? आपका क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन, जैसे क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप किया गया है, चीन पर निर्भरता को कम किया जाएगा, सेमीकंडक्टर और बैटरी सप्लाई चेन भी इससे सुरक्षित करना है, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा? तकनीकी और उभरते क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G 6G पे, साइबर सुरक्षा पे ये कार्य करेगा, ओके। और आपका फोर्थ क्या है? वैक्सीन और मानव सहायता भी। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव चलाया गया था, इंडो पैसिफिक देशों का सहायता किया गया था, ठीक है। आपका आपदा प्रबंधन किया जाता है, तो ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और जलवायु और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे क्या है? क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप भी करना है, ठीक है। अब भारत के लिए क्वाड का महत्व क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं। पहला महत्व कि इंडो पैसिफिक में रणनीतिक संतुलन होगा, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए आप में सहयोग होगा, ठीक है। और तकनीकी और निवेश तक पहुंच बढ़ेगी, आपका भारत का समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की भी सुरक्षा होगी, तो ये हमारे लिए महत्व रखता है, ओके। अब काबिल, आपका देखिए कि काबिल जो आपका आया था कि क्या है काबिल, तो ये काबिल क्या है? जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है, ये याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसे विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, खनन, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। तो ये काबिल जो है क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक भारत सरकार की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स के खोज, खनन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 2019 में। तो ये याद रखिएगा, स्वामित्व ये 100% सरकारी है। और जॉइंट वेंचर जो भागीदारी जो यहाँ पे ले रहे हैं कौन कौन? आपका नाल्को, जिसको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कहा जाता है, एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। और फिर एमईसीएल यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये तीनों का जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। और काबिल क्यों ज़रूरी है? तो ये हमें देखना है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर अधिक निर्भर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ती मांग को लेकर ये कहीं न कहीं ज़रूरी है, ठीक है। चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति है ये। और काबिल भारत की रिसोर्स जो है, संसाधन सुरक्षा जो रणनीति का मुख्य स्तंभ माना जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, काबिल का? तो विदेश में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ जैसे खनिजों की खोज करना, खनन पर परिसंपत्तियों में इक्विटी पार्टिसिपेशन करना, ठीक है। भारत के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है, और रणनीतिक खनिजों का स्टॉक पाइल है, ठीक है, स्टॉक पाइल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब काबिल की गतिविधियां क्या क्या है? तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया, बोलीविया जैसे देशों से बातचीत कर रहा है। लैटिन अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल पर फोकस है इसका, ठीक है। वहां से आपका लिथियम निकाला जाएगा। लिथियम ट्रायंगल किसको कहा जाता है? बताइएगा, ये आप बताइएगा, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल किन देशों, 3 देशों का नाम बोला जाता है, तो आप बताइएगा कि किन 3 देशों को बोला जाता है। मैं एक देश का नाम बता देता हूँ, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। आप बताइएगा कि 3 देश कौन-कौन है। तो ये लिथियम ट्रायंगल पे क्वाड देशों का साथ सहयोग किया जाता है। भारत में बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और
एक और चीज़ आया था आपका पैक्स सिल्क आया था। मेरा देखिए क्या है ना पर्पस कि आपको जितने भी आपका जो-जो वर्ड आए उसको पूरी डिटेल में पढ़ते जाइए, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी है पैक्स सिल्क का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो भी नए लर्नर होंगे, हो सकता है कि अभी नए लर्नर जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए पैक्स सिल्क का आज नया चीज़ होगा। तो पैक्स सिल्क का भी आप जान लीजिए। देखिए पैक्स सिल्क का एक अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है, ठीक है? जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर यानी चिप्स और उससे जुड़े क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और भरोसेमंद और चीन निर्भरता से मुक्त सप्लाई चेन बनाना। क्या है ना कि जैसे आपका सेमीकंडक्टर मतलब चिप बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और भरोसेमंद के लिए क्या-क्या है आपका अमेरिका ने एक आपका इनिशिएटिव चलाया है। तो ये किसका इनिशिएटिव है पैक्सिल का? तो पहले तो याद रखिएगा अमेरिका का है, जिसका उद्देश्य है कि जैसे चीन पर जो निर्भरता है ना हमारा आपका क्रिटिकल मिनरल्स चिप्स का बनाने के लिए सेमीकंडक्टर वगैरह का, तो उसकी निर्भरता को कम किया जाए। मुक्त सप्लाई चेन एक बनाया जाए आपस में मिलके, ठीक है? जिन देशों के साथ किया जाएगा वो नाम का अर्थ क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए पैक्स मीन्स होता है शांति या स्थिर व्यवस्था और सिलिका मीन्स होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का आधार, ठीक है? मतलब सिलिकॉन चिप आधारित वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाना, ठीक है? पैक्स सिलिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है, चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, भरोसेमंद देशों के बीच ये निवेश टेक्नोलॉजी और कच्चे माल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, उनको का नेटवर्क बनाना है और प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन के ज़रिए देखिए मैं आपको बताया था कि प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन किसको कहा जाता है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि मतलब 2, 4, 5 जितने भी देश होंगे आपस में अपने सामानों को क्या करेंगे, उसपे टैरिफ नहीं लगाएँगे, ठीक है? यानी चीफ उपकरण क्रिटिकल मिनरल का आसान व्यापार होगा इससे, ठीक है? अब किन क्षेत्रों पर फ़ोकस किया जा रहा है पैक्स सिलिका में? तो ये देखिएगा सेमीकंडक्टर यानी चिप्स का, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया, लिथियम हो गया, ग्रेफ़ाइट हो गया, निकेल हो गया, इन सब पर फ़ोकस किया जाएगा पैक्स आपका सिलिका में, ठीक है? भारत के लिए पैक्स सिलिका जो है क्या महत्व रखता है? तो पहला महत्व इसका रखता है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन जो चल रहा है, उसको कहीं न कहीं ये बढ़ावा देगा और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग बढ़ाएगा। भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका बढ़ेगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग हब बनने का अवसर भी भारत के पास है। इसलिए भारत को इसमें शामिल किए जाने की संभावना जताई जाती है। ओके? तो ये आप महत्व भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बनाया गया है, ठीक है? जो वनडे क्लास के लिए और आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में नहीं ऐसा आता है इसी टाइप में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा ना जो एमसीक्यू रखने से क्या फ़ायदा होता है कि जो मतलब अगर मान लिया जाए कि जिनको आपका वनडे एग्ज़ाम का देना है, ठीक है? सिर्फ़ उनको फैक्ट फैक्ट पूछा जा रहा है। देखिए अभी तक फैक्ट कुछ नहीं पूछा जाता है, अब कॉन्सेप्ट वाले आपका करंट अफ़ेयर भी आने लगा है। तो मैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अभी देखिए 14वीं जेपीएससी होने वाला है, तो उनके लिए भी ये सब महत्वपूर्ण है, 72वीं में बीपीएससी हो गया, तो ये सब है आपका महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? एमसीक्यू करवा देता हूँ, जिससे क्या होता है उनको अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ, क्या पढ़ना है और क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? तो पैक्स सिल्का इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, सही है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन की सुरक्षित करना है, तो ये भी सही है। ये पहल विश्व व्यापार संगठन द्वारा नहीं, ये अमेरिका द्वारा है, ठीक है? ऊपर ही बोला गया है, तो ठीक है, 1 और 2 ओके। अगला जो प्रश्न है कि प्रेफ़रेंशियल ट्रेड ज़ोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कुछ यहाँ पे सी होगा ऑप्शन इसका, चुनिंदा देशों के बीच रणनीतिक वस्तुओं पर विशेष व्यापार रियायत देना, ठीक है? वस्तुओं पर विशेष व्यापार रियायत देना, ट्रेड ऑफ टैरिफ छूट देना, ठीक है? अगला जो है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित कौन-सा खनिज इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो कौन-सा होता है आपका? लिथियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो काबिल से है यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड से है, तो उसके बारे में कथन बताइए। तो ये क्या है कि ये विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेगा, अधिग्रहण के लिए बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकल मिनरल्स को क्रिटिकल कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है?
कि ये क्या होता है ना कि वो आर्थिक एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है तथा उनकी आपूर्ति जो होता है जोखिमपूर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्वाड जो है, क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड का मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, सही है। क्वाड एशियन की केंद्रीयता का समर्थन करता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्वाड सॉरी, हाँ ये एशिया आसियान का सेंट्रली, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। क्वाड का उद्देश्य किसी एक देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना नहीं, सैन्य कार्रवाई तो है ही नहीं मामला, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो होता है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये क्वाड देशों के बीच जो है नौसैनिक सहयोग को दर्शाता है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी। केवल ये अमेरिका और भारत के भाग नहीं लेते हैं, इसमें यूएस और जापान भी भाग लेते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भाग लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित नहीं है, ये केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, ठीक है, तो ये इंडो पैसिफिक पूरे में शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्वाड कोऑपरेशन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका अंतरिक्ष हथियार हथियार जो है नियंत्रण करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं कितना आपको बारीकी तरीके से मैं आपको पैक सिल्का पढ़ा दिया, क्रिटिकल मिनरल्स पढ़ा दिया, आपका काबिल पढ़ा दिया, आपका क्वाड पढ़ा दिया। देखिए मैं आपको आपके लिए कितना कोशिश किया जाता है कि आप मतलब बेहतरीन आपको ऐसा मतलब कंटेंट मिले जो आपको कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? मैं एक साथ कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये आप समझिएगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं। डी नोटिफाइड, ठीक है, डी नोटिफाइड, ओके। जो ट्राइब सिक्स सिख कंस्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन सेपरेट सेंसस एंट्री क्या है ना, देखिए डी नोटिफाइड जो आपको ट्राइब्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये मैं पिछले 2 दिन पहले ही बताया हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर जो द हिंदू डेली मेरा कर रहे हैं क्लास तो उन्हें पता होगा, लेकिन चलिए कुछ चीजें हैं कि आपको आते रहेंगे जो आपको इसी तरीके से क्या होगा ना कि आपको देखिए रिवीजन होते जाएगा और उनके बारे में बहुत अंदर तक आप जान जाओगे। जब पूरी तरीके से आप जब जान जाओगे तो आप क्यों नहीं 150 वर्ड में कहीं भी लिख सकते हो उसके बारे में, 200 शब्दों तक क्यों नहीं लिख सकते हो उसके बारे में, 5 मिनट क्यों नहीं बोल पाओगे? ये तो बोल पाओगे ना, जैसे अपने बारे में तो खुद जानते होगे ना, अपना घर, आपके माता पिता कौन है, मम्मी पापा कौन है, आपके दादा दादी कौन है, आपके नाना नानी कौन है, आपका घर कहाँ है, आप क्या करते हैं, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से, या कौन से कॉलेज से पढ़ चुके हैं, आप किस सब्जेक्ट में हैं, तो ये 5 मिनट तो आराम से आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप ये सब सारे चीज़ों के बारे में, जैसे आपका डिनोटिफाइड ट्राइब्स हो गया, नोमैडिक हो गया, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में अगर आता है, अगर आप इसकी गहराई तक जान जाओगे तो क्यों नहीं आप बोल सकते हो, 150 शब्दों में क्यों नहीं लिख सकते हो? आप सोचते हो कभी कि अगर सर ये लाते हैं, ठीक है, तो क्यों इतना मतलब डिटेल में करवाते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि आप कहीं भी जाओ तो ऐसा नहीं है, देखिए पूरे ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी कर लो। पेपर के लिए पीएचडी नहीं करना है, लेकिन आपको ज्ञान के लिए तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा ना। आप अलग मतलब दुनिया से अलग अगर आप हैं, देखिए क्या होता है कि पढ़ने के लिए सब पढ़ता है, ठीक है? पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, ठीक है? मेरा तो अभी-अभी एंट्री हुआ है भाई, ठीक है? आपके सामने। लेकिन मेनली जो होता है ना कि आप हट के क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो सब पढ़ रहा है उसी में पढ़ रहे हैं। इस तरीका अपना अलग-अलग होता है, ठीक है? सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका हमें बदलना होगा। तब हम जो और भी बाकी जो आपका भीड़ में है, आपका जो एग्ज़ाम में और भी आपके मतलब परीक्षार्थी हैं जो मतलब बैठने वाले आपके साथ, वो उनसे आप कैसे अलग होगे और कैसे अपनी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके एग्ज़ाम में इतनी भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते हो। एक छोटा-सा फॉर्म गिरता है, मैं ऐसा अभी देखा हूँ कि देखिए यूपीएससी का कल ही फॉर्म आया, ठीक है? आपका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया 4 से 24, ठीक है? लेकिन क्या है कि इसमें देखिएगा कि फॉर्म कितना गिरता है इस बार भी, और एईडीओ जो है आपका एग्ज़ाम, सोचिए बीपीएससी एईडीओ, उसमें कितनी सीट है ये मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, लगभग लगता है कि 1000 या 900 कुछ सीटें हैं। उसमें पता है 10 लाख या 7 से 10 लाख के बीच में फॉर्म गिरा है। सोचिए क्या क्या इसमें कितनी भीड़ है,
कितनी भीड़ है। ये देखिए भरने वाले भर लिए होंगे, एईडीओ का मतलब ही बहुत लोगों को कम ही पता होगा। रियलिटी जो फैक्ट है वही मैं बोलता हूँ, जिनको बुरा लगता होगा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एईडीओ आप फॉर्म भर रहे हैं और आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप कांस्टेबल का कर रहे हैं। तो क्या आपका ये इससे एग्ज़ाम निकल सकता है एईडीओ का? लेकिन भीड़ तो है ना, भीड़ तो है ना। जैसे आयोग क्या करेगा? आयोग तो उस भीड़ को जैसे हटाने के लिए आपका एग्ज़ाम का लेवल तो ऊपर करेगा ना, लेवल तो ऊपर करेगा। तो ये भी देखिए लेवल आपका अप करेगा, ठीक है? तो आपको लेवल अप ही पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। क्या है मुद्दा? डी नोटिफाइड ट्राइब्स या नोमैडिक जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की सेंसस 2027 में अलग पहचान की मांग किया गया है। मांग है ना कि जो ट्राइब्स हैं ये या नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब या डी नोटिफाइड ट्राइब्स की मांग क्या है कि हमें जो 2027 में जो सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है, उसमें एक अलग पहचान की मांग मतलब अलग पहचान दिया जाए। इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भारत में जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नोमैडिक हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से अदृश्य रहे हैं, इनविजिबल रहे हैं, ठीक है। अब ये समुदाय सेंसस 2027 में अपने अपने लिए एक अलग कॉलम या अलग कोड और संवैधानिक मान्यता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें भी जैसे एससी आपको एसटी और ओबीसी को एक तरह या ईडब्ल्यूएस को एक तरह का एक अलग शेड्यूल में शामिल किया गया है, उसी तरह इनको भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो इनकी मांग आप मुद्दा समझ गए होंगे कि क्या क्यों मुद्दा आया। जो डी नोटिफाइड आपका जो ट्राइब्स हैं और नोमैडिक जो है और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनको अलग चाहिए। जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए एक अलग शेड्यूल बनाया गया, तो उसके लिए भी एक अलग शेड्यूल बनाया जाए ताकि उनकी सामाजिक पहचान और आर्थिक और प्रशासनिक रूप से जो अदृश्य हुए थे, उनको दृश्यता में शामिल किया जाए, ठीक है। ऐतिहासिक संबंध क्या है? इसका हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। देखिए क्या है ना कि इनको क्रिमिनल ट्राइब्स जो एक्ट है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का जो ये क्या कॉलोनियल एरा का है, मतलब ये औपनिवेशिक समय का है ये आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसके तहत क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने 1871 में जो घुमंतू जिसको बोला जाता है नोमैडिक, ठीक है? नोमैडिक ठीक है? ये आप याद रखिएगा। और अर्ध घुमंतु जिसको सेमी नोमैडिक। देखिए नोमैडिक उसको बोला जाएगा ना कि जो हमेशा अपने जो जीवन यापन जो करते हैं, घूमते हैं, एक स्थान पर ठहराव नहीं रहता है। और सेमी नोमैडिक में होता है कि आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 6 महीने तक किसी बस्ती में बसते हैं और फिर 6 महीने तक ये क्या करते हैं, 6 महीने तक क्या है, 6 महीने के लिए अलग स्थानों पर ये स्थानांतरित कर जाते हैं अपने जीविका के लिए, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और इनको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था 1871 में जन्मजात इनको क्या किया था अपराधी को घोषित कर दिया था किससे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत, ठीक है। 1924 में संशोधन किया गया, 1924 में संशोधन और 1952 में क्या है कानून रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद ये समुदाय डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाए। यही सेमी नोमैडिक और नोमैडिक जो है ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाए। और सेंसस जो हुआ था आपका 1931 में भारत में अंतिम जाति जनगणना हुआ था। आप ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि भारत में अंतिम जो जाति जनगणना हुआ था 1931 में हुआ था, यानी जाति बेसिस यहाँ कास्ट बेसिस जिस तरीका से पहला राज्य बना भारत का बिहार राज्य जो जाति आधारित जनगणना करवाया था, ठीक है, महागठबंधन की सरकार द्वारा, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, अगर जो भी बिहार के होंगे या कोई भी अदर स्टेट के भी होंगे तो उनको भी पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो ये है जाति जनगणना जो पहला बार भारत में हुआ था 1931 में हुआ था। तो ये डेट आप नहीं भूलिएगा क्योंकि इस बार सेंसस भी होगा 2027 में, तो ये आपका मुद्दा बन सकता है। दूसरा जो है कि 1936 में शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अस्तित्व में आया था। जो एससी ऑर्डर जो आया था ना अस्तित्व में आया था कब 1936 में। और 2027 जो है पहली बार आजादी के बाद पूर्ण जाति गणना प्रस्तावित है। मतलब इस बार भी जो होगा 2027 में वो आपका लगभग आपका कितने सालों के बाद आपको आपका लगभग 96 साल के बाद क्या है आपका इस प्रकार के
जातीय जनगणना होने की आशा है 1900 आपका 31 से, सॉरी 31 से, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं चाहते हैं कि ऐतिहासिक मौके पर उन्हें एक अलग से गिना जाए, ताकि उनकी एक अलग पहचान मिला जाए। वर्तमान घटनाक्रम क्या है ये भी देख लीजिए कि जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सिफारिश किया है, मतलब आरजीआई जो जनगणना करवाते हैं, सेंसस 2027 की जातीय गणना में डीनोटिफाइड ट्राइब्स को शामिल करने पर सहमति दी, ठीक है? तो यहाँ लेकिन समुदाय की चिंता ये है कि अगर अलग-अलग या कॉलम या कोड नहीं हुआ तो हम फिर एसटी और एससी ओबीसी में खो जाएँगे, इसीलिए ये आंदोलन भी कर रहे हैं। पीछे मैं पढ़ाया था। और मुख्य मुद्दा जो है, कोर इश्यू है, सेपरेट कॉलम की माँग है। पहला क्या है? सेपरेट कॉलम की माँग। अभी अधिकतर जो डीनोटिफाइड जो ट्राइब हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में मिलाए गए हैं। अत्यधिक वंचना के कारण वो इन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? समाधान क्या है? समाधान है अलग सेंसस कॉलम और अलग क्या है इनका शेड्यूल बनाया जाए, अनुसूची सूची बनाया जाए। और दूसरी मांग क्या है इनकी, जो ग्रेडेड बैकवर्डनेस और सब का क्लासिफिकेशन हो। आपका डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं, समुदाय के भीतर भी अलग अलग स्तर की पिछड़ापन है। अगस्त 2024 में एससी और एसटी में सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और अब डीनोटिफाइड नेता भी चाहते हैं कि सेपरेट शेड्यूल हमारे लिए बनाया जाए, उसके भीतर भी सब क्लासिफिकेशन हो जाए। थर्ड क्या है कि पहचान और प्रमाण पत्र की समस्या है इनका। तो डीनोटिफाइड्स के लिए योजना मौजूद है, सीड स्कीम, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? लेकिन राज्य द्वारा डीनोटिफाइड सर्टिफिकेट्स जारी नहीं की गया, इसलिए लाभार्थी बहुत कम है। सीड्स का आप फुल फॉर्म बताइएगा। मैं अच्छे से आपका समझाया था, आप जो भी पढ़े हैं सीड्स का फुल फॉर्म बताइएगा, और ये कब शुरुआत हुआ था ये भी बताइएगा, ठीक है? और क्या है तथ्य जो है, आपका सीड योजना खर्च जो 5 साल में 96.3 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। प्रस्तावित खर्च है जो आपका दो सौ करोड़ इसका प्रस्तावित खर्च है, ठीक है? आयोग और रिपोर्ट क्या होता है देखते हैं, बताता है। देखिए, आयोग और रिपोर्ट इसके लिए क्या बना था, भिखू 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 राम जी, जो एडेड कमीशन जो है 2017 में बना था, इन्होंने क्या कहा था कि कुल 1200 आपका डीनोटिफाइड समुदाय पहचाने गए थे। इनमें से 267 समुदाय आज भी किसी से भी श्रेणी में शामिल नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ये प्रशासनिक उपेक्षा का प्रमाण बताया जाता है, ठीक है? डीनोटिफाइड ट्राइब्स नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान में वर्तमान स्थिति इनका क्या है और क्या कैसे इनको शामिल किया जा सकता है? तो ये भी आप ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा, ठीक है? आपको पूछा जाएगा इस तरीके से, ओके? इसका देखेंगे कि संविधान में क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं, तो ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन भी बनाए जाएँगे आपको पॉलिटी बेसिस से। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आप बताए थे इस तरीके से, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसे आप ध्यान देते जाइएगा ना, तभी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन भी आपका बनेगा, ठीक है? भारतीय संविधान में डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक अलग कोई अलग शेड्यूल नहीं है। तो ये पहले याद रखिएगा कि कोई भी अलग शेड्यूल नहीं बनाएगा भारतीय भारतीय संविधान में। वर्तमान में सामाजिक वर्गीकरण इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति जो है, आपका एससी है, उनका शेड्यूल कास्ट जो है, उनके लिए क्या है, आपका अनुच्छेद 341 के तहत बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अनुच्छेद 342 में कहा गया है। अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, ओबीसी जो है, आपका क्या है कि अनुच्छेद 15(4) में और 16(4) में संवैधानिक प्रावधान पर अलग-अलग शेड्यूल नहीं है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अधिकांश जो है आपका डीनोटिफाइड जो ट्राइबल्स जो है समुदाय, वो एससी, एसटी, ओबीसी में विलय है कर दिए गए हैं। कुछ किसी भी सूची में शामिल नहीं है, जैसे 267 आपका भिखू जी जो थे, वो उनका जब बना था आयोग 2017 में, तो उनकी अध्यक्षता में, तो ये 267 जो ऐसे समुदाय हैं जो कहीं भी शामिल नहीं है। ओके? अब एससी, एसटी से जुड़े प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद कौन-सा है? देखिए 341,
एससी से है और राष्ट्रपति द्वारा आपका एससी सूची अधिसूचित किया गया है। संसद की अनुमति से ही संशोधन संभव है। अनुच्छेद 342 में आपका एसटी का बात कहा गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा एसटी सूची पर संसद द्वारा संशोधन और डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं, इन दोनों में स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। और समानता और सामाजिक जो न्याय से जुड़े अनुच्छेद कौन-सा है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15(4) जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देता है। इन्हीं के तहत जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की योजनाओं में शामिल किए जाते हैं। देखिए क्या है ना कि आपको पॉलिटी का एमसीक्यू पूरे तरीके से करवा दिया गया है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से अगर जो भी जिनका पॉलिटी नहीं हो पाया है या जिनको ज़रूरत है, तो वो आप कीजिएगा। जिस तरीके से हम लोग अभी ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का चल रहा है हमारा क्लास आपका एमसीक्यू का टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक कुछ भी उठाए हैं, देखिए कल ही आपका भारत का आपका भारत का जल तंत्र, जल अपवाह तंत्र जो है, वो मैं भारत का अपवाह तंत्र मैं बताया हूँ। पूरे डिटेल में आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद क्या है एमसीक्यू किया हूँ, ठीक है? और फिर आपका हिस्ट्री में अभी कहाँ तक हो गया है 1857 की क्रांति तक मैं एमसीक्यू करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ भी वो भी जाके आप क्लास देख सकते हैं, ओके? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, क्या है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये शामिल है। डीपीएसपी में अनुच्छेद जो 38 है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो सभी इसमें आते हैं। अनुच्छेद 46 है एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। डीनोटिफाइड जो है ट्राइब, उनको वीकर सेक्शन के रूप में कवर किया जा सकता है इसके अनुसार, अनुच्छेद 46 के अनुसार। सब क्लासिफिकेशन से जुड़े संवैधानिक आधार क्या है, तो थोड़ा ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 अगस्त 2024 में सुप्रीम एससी के और एसटी में ग्रेड बैकवर्डनेस के आधार पर सब क्लासिफिकेशन को वैध ठहराया, यानी ग्रेड दिया है, ठीक है? इसे इससे डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स की मांगों को संवैधानिक समर्थन मिलता है। जिस तरीके से आप अगर एससी और एसटी के लिए बनाए हैं, तो इसी तरीके से सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सेपरेट शेड्यूल बनाया जा सकता है, उसके भीतर भी सब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। क्या है सेपरेट शेड्यूल की मांग? संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो सकता है जब बनाया जाएगा? तो अगर डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए अगर अलग शेड्यूल बनानी हो, तो पहला क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा होगा कि नई शेड्यूल्स जोड़नी पड़ेगी। थर्ड क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किया जाना चाहिए। और फोर्थ क्या होगा कि आपका संसद की स्वीकृति। इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, नहीं ये प्रक्रिया है। अब आपके लिए प्रश्न लगाया गया है यहाँ पे मेंस का, और प्लीज़ आप लोग मेंस का प्रश्न लिखा कीजिए। जब तक आप नहीं लिखे, कल मैं आपको इतने अच्छे से समझाया हूँ मेंस कैसे लिखा जाता है पेपर, तो आप लोग लगता है पढ़ते नहीं है क्या? अगर पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैट जो बॉक्स खुला हुआ है, आपका टेलीग्राम जो है आपका बैप्स एकेडमी, जो आपका बैप्स एकेडमी, ठीक है? 24, ठीक है? तो इसमें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डालता हूँ अपने लिंक को, ठीक है? तो वहाँ से कॉपी करके आप जाके लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि क्या है प्रश्न हमारा। डीनोटिफाइड नोमैडिक एवं सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, जिसको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जा रहा है, उनके द्वारा सेंसस 2027 में अलग कॉलम तथा पृथक संवैधानिक अनुसूची की मांग के औचित्य का परीक्षण कीजिए और इससे जुड़े संवैधानिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। ये आप 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में आप लिखकर हमारे वेब्स एकेडमी 24 जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप सबमिट कीजिएगा। आपका प्रश्नों का जो आपका आंसर का फीडबैक आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप लिखने का कोशिश कीजिए। एक बार आप लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका क्या फिर इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है? जो भी है, ऐसा नहीं है, मैं फिर बार-बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका 8 मार्च का पेपर है, तो अगर आप प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा तो आपका मेंस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना में आप मेंस कर लीजिएगा। अभी से कवर अप करके चलिए, बहुत समय है। और आपका बीपीएससी जो है, आपका 72वीं बीपीएससी आपका डेट दे दिया है, आपका एग्ज़ाम का 26/7/2000
2026 को, ठीक है? 26/7/2026 को आपका एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। आप कैलेंडर देख लिए होंगे, अगर जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो, आपका 2 ही फरवरी को कैलेंडर जारी किया है, जिसमें नोट किया है कि 72वीं जो बीपीएससी होगा, आपका कब होगा 72वीं बीपीएससी का डेट? ये देखिए आपका 26/7/2026 को होगा। तो ये आप नोट कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए आप अपने मेंस का भी आंसर राइटिंग, और जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप लोग बेधड़क पूछिए, तभी तो मैं आपको बता पाऊँगा। ओके, आगे चलते हैं। ओ और एक छोटा-सा हम लोग का लक्ष्य है यार, 1000 सब्सक्राइबर। प्लीज़ जो भी देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इतने लोग ये देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर बहुत कम करते हैं, कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक है? तो लाइक भी तो किया कीजिए, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि नहीं हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर कंटिन्यू देखते हैं और वो पूरी क्लास करते हैं, क्योंकि उनकी जब माँग आती है ना तभी पता चलता है कि हाँ, वो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो जो आप लोग को भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डॉट लग रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें औपनिवेशिक काल में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत वर्गीकृत किया गया था, तो ये सही है, अपराधी घोषित कर दिया गया था। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को स्वतंत्रता के बाद 1952 में निरस्त कर दिया गया, ये भी सही है। भारतीय संविधान में डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक अलग सूची का स्पष्ट प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका कि मतलब कि भारत में जाति जनगणना कास्ट जो इन्यूमरेशन है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो हुआ था भारत में अंतिम व्यापक जो जाति जनगणना 1931 में हुआ था, देखिए मैं आपको बताया था, तो ये सही है। सेंसस 2027 में पहली बार डिनोटिफाइड ट्राइब्स को गिना जाएगा। देखिए ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जनगणना के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी सही है। तो यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कथन निश्चित नहीं है कि अभी क्या होगा जो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक अनुच्छेद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 15(4) ये भी संबंधित है, अनुच्छेद 16(4) अभी पढ़ा है, अनुच्छेद 46 भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 यानी तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं कि इंडियन साइट्स कुड सी फॉर हायर टेम्परेचर राइज देन प्रोजेक्टेड सेज स्टडी। एक अध्ययन हुआ है, उसमें क्या किया गया है कि अर्बन हीट आइलैंड और भारतीय शहरों में जलवायु मॉडल की सीमाएं क्या है, वो बताया गया है कि पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है कि हाल ही में इट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिला यूके द्वारा जो है प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक जलवायु मॉडल जो क्लाइमेट मॉडल्स या अर्थ सिस्टम मॉडल जिसको कहा जाता है, वो पेश किया गया है। क्या है कि आपका भारत के गैर महानगरीय जो मीडियम साइज शहरों में वास्तविक ताप वृद्धि को कम आंक रहे हैं, ठीक है, ऐसा आंका जा रहा है। अध्ययन बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो शहर है 0.5 डिग्री सेल्सियस से आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म हो सकते हैं। ग्रामीण मतलब है कि गांव जो है कम गर्म होंगे, किसके तुलना में, आपका शहर के तुलना में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, और जो शहर है ज्यादा गर्म होंगे। तो ये भी आप याद रखें, जिसे मौजूदा जो वैश्विक मॉडल पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पा रहा, जो मौजूदा जो मॉडल है वो कह रहा है कि कम है, लेकिन ये पर्याप्त रूप से अध्ययन में पता चला है कि ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है यहाँ इम्पोर्टेंट है, देखिए ये ज्योग्राफी का मुद्दा या आपका इन्वायरमेंट का मुद्दा बन जाता है कि अर्बन हीट आइलैंड किसको कहते हैं, क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वह स्थिति है जिसमें शहरों का तापमान उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। देखिए ये मान लीजिए शहर है और यहाँ पे ये सब गाँव है। तो ये गाँव में ना इसके इसका इसका जो है शहर का तापमान अधिक रहेगा, लेकिन यहाँ का तापमान कम रहेगा, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
ओके। सरल शब्दों में कहा जाए कि दिन में शहर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में शहर धीरे ठंडे होते हैं, जबकि गाँव ग्रामीण क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। इस तापमान के अंतर को ही अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहा जाता है, ठीक है? देखिए क्या होता है ना कि शहर में जो घर बने होते हैं, कंक्रीट का बना होता है, तो कंक्रीट जो होता है और वहाँ पे पेड़-पौधा भी कम होता है। कंक्रीट क्या करता है आपका कि मतलब ये जो हो गया आपका कि जैसे ये सूर्य का जो प्रकाश आया, ठीक है? सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है और क्या कर कर देता है कि ये हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ये ट्रैप करके क्या होता है कि जो बाद में जाने का ये ट्रैप करके ही रख लेता है। इसलिए क्या होता है कि कंक्रीट जो है कि आपका ट्रैप करने का इसमें क्षमता होती है। इसलिए क्या है कि ये रात में धीरे-धीरे ठंडा होता है और जब तक फिर से दिन आ जाता है तो फिर ये अत्यधिक जो गर्म ही रह पाता है, ठीक है? रह जाता है, ठीक है? तो इसी अंतर को कहा जाता है तापमान के अंतर को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ओके। अर्बन हीट आइलैंड बनने का प्रमुख कारण क्या है देख लेते हैं हम लोग थोड़ा-सा कारण भी देखते हैं कि क्या कारण है भैया इसका? तो देखिए क्या कारण है हमारा? कारण जो है ना आपका ये कारण जो है आपका देखिए कि कंक्रीट कंक्रीट और डामर डॉमर यानी कंक्रीट और एस्फाल्ट सड़कें इमारतें गर्मी अधिक सोखती है जो मैं आपको बताया और धीरे-धीरे गर्मी छोड़ती है। दूसरा क्या है कि हरियाली की कमी होती है, पेड़-पौधे छाया और बाष्पीकरण से ताप कम करते हैं। शहरों में हरित क्षेत्र कम उपस्थित रहते हैं, ठीक है? थर्ड क्या है कि मानव गतिविधियाँ जैसे एसी हो गया, वाहन हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी अतिरिक्त गर्मी पैदा करते हैं जो शहरों में देखा जाता है ज़्यादा। भवनों का घनत्व, भवन जो होते हैं कि आपका ऊँची इमारतें होती हैं, हवा के प्रवाह में बाधा आते हैं और डेंस बनाए जाते हैं, ठीक है? प्रभाव क्या होता है इसका इम्पैक्ट जो होता है, हीट वेव और लू का खतरा बना रहता है, हीट स्ट्रोक और स्वास्थ्य जोखिम होता है, पानी की माँग बढ़ती है, बिजली की खपत बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भी तीव्र होते हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग जैसे हीट आइलैंड पढ़ लिए, तो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है कि अध्ययन में क्या-क्या बोला गया है, उसकी थोड़ी-सी विशेषता जानते हैं। अध्ययन की विशेषता क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंट इन द स्टडी? स्टडी में क्या ऐसा अलग है? सामान्यतः मॉडल यह देखता है कि किसी क्षेत्र का औसत तापमान कितना बढ़ेगा। लेकिन यह अध्ययन पूछता है कि शहर अपने आस-पास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कितनी तेज़ी से गर्म हो रहा है। यही कारण है कि अर्बन हीट आइलैंड के इफ़ेक्ट को बेहतर ढंग से समझाया गया है। प्रमुख निष्कर्ष क्या है हमारा कि देखिए क्या है कि भारतीय शहरों में अतिरिक्त गर्मी है। अध्ययन में 18 भारतीय शहर को शामिल किया गया है, जो सभी शहर है कि आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से तेज़ी से गर्म होंगे, तो ये भी याद रखिएगा गर्मी आने वाला है, अब बहुत जल्दी ही, तो आप लोग याद रखिएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस बार। औसतन जो है आपका भारतीय शहर जो है और ऐसे भी आपका कौन-सा है अल नीनो आने वाला है, तो अल नीनो जो होगा क्या हमारे मौसम को कमज़ोर करेगा, तो ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ला नीना और अल नीनो दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? औसतन जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ आप लोग पीछे वाले भी क्लास करते जाइएगा या नहीं तो बने रहिएगा, मैं आपको जब भी आएगा वैसा मुद्दा तो मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है? औसतन जो है आपका भारतीय शहर वैश्विक मॉडल की तुलना में 45% से भी अधिक ताप वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सोचिए 45% आपका अधिक, ओके? तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो पटियाला है, पटियाला जो पंजाब में है, वहाँ क्या है एक्सट्रीम आउटलायर होगा। मतलब शहर का तापमान जो होगा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ती है। बढ़ सकता है, मान लिया जाए कि गाँव में अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो शहर में कितना होगा 60 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कि कहाँ जाएगा ये तापमान। ये भी देखिए दोगुनी गति से बढ़ सकता है, ये ऐसा बोला है। यदि आईपीसीसी मॉडल 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दिखाते हैं, तो वास्तविक शहरी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। क्या मतलब इसमें कितना दर्शाया गया है, ये एक भयावह दृश्य हो सकता है। भारत के लिए निहितार्थ क्या है? इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, बुजुर्ग और बच्चों और श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं और जल संकट का कारण भी बन सकता है, अधिक वाष्पीकरण होगा, शहरी जल मांग में क्या होगा वृद्धि आएगी, आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, कूलिंग जैसे एसी, फैन्स पर खर्चा ज़्यादा होगा, बिजली की मांग और ब्लैक आउट का जोखिम भी बढ़ सकता है। फोर्थ क्या है निर्माणों की चुनौती आ सकती है यदि मॉडल ही ताप को कम आके तो शहरी अनुकूलन अर्बन एडेप्टेशन योजनाएं अपर्याप्त
होंगी, तो ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, सिटी लेवल क्लाइमेट मॉडल्स विकसित करना होगा, अर्बन हीट एक्शन प्लान को मजबूत करना होगा, ग्रीन रूफ्स, अर्बन फॉरेस्ट आपको करवाना होगा, कूल रूफ्स होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स उपयोग करना चाहिए, शहरी नियोजन में जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लगाया हूँ, तो प्लीज आप लोग जितने भी मैं मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज आप लोग क्या कीजिए, प्लीज। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? भारत के शहरों में इसके बढ़ते प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए, ठीक है। तो आप लोग 150 शब्दों में आप हमारे टेलीग्राम चैनल वैब्स एकेडमी पे 24 पे आप सबमिट कर सकते हैं, आपको वहाँ से फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड जो है वह प्रभाव है जिसमें शहरों का तापमान उनके आसपास ग्रामीण के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, सही है। दूसरा क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड केवल अत्यधिक बड़े महानगरों तक सीमित है। क्या ये केवल बड़े ऐसा नहीं है, आपका छोटे शहरों में भी होता है। अर्बन हीट आइलैंड में बढ़ती तापमान का मुख्य कारण केवल औद्योगिक गतिविधियां हैं, तो ऐसा ये भी नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को प्रभावित संभावित प्रभावों में कौन से सही है? कौन सा? हीट स्ट्रोक, ठीक है, पहला भी सही। जल की मांग, बढ़ती मांग और वाष्पीकरण, दूसरा भी सही। शहरी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गया, ऐसा कहाँ है भाई? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ठीक है। अब हमारा जो अगला मुद्दा है वो आपका 2 फरवरी को वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आपका आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मुद्दा में आया है, ठीक है। यह दिन हर वर्ष जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अपनाया गया था। यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वेटलैंड का संरक्षित करना था, रामसर कन्वेंशन का। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 का जो थीम है वो पहले आप लोग याद रखिए। पहला जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है कि 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, तो ये दूसरा पॉइंट है। क्यों? 1971 में, ये तीसरा पॉइंट है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अपनाया गया था 2 फरवरी को ही। और इसका जो आपका थीम जो है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज, यानी वेटलैंड और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव, इस बार का थीम है। तो ये थीम आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। थीम का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ द थीम। तो 2026 का विषय जो है पारंपरिक और स्थानीय समुदाय को ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर करता है, जिन्होंने सदियों से वेटलैंड को सतत रूप से संरक्षित आपका किया है। और यह दिखाता है कि वेटलैंड सिर्फ पर्यावरणीय साधन नहीं बल्कि क्या है? सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के अभिन्न हिस्से भी हैं। तो ये आप याद रखिएगा थीम। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड क्या होता है? जरा ये हम लोग देख लेते हैं। तो वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ भूमि और जल का मिश्रण होता है। देखिए क्या होता है ना, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है, और ये आपका जल हो गया, ठीक है, जल वाले क्षेत्र हो गया। तो ये दोनों का जो है ना, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये आपका जल वाला क्षेत्र है और ये आपका लैंड वाला क्षेत्र है। तो ये जहाँ पे मिश्रण होगा ना लैंड और जल का, इसी को कहा जाता है आपका वेटलैंड, ठीक है। जहाँ पानी की सतह अक्सर मतलब क्या है, जहाँ भूमि और जल का मिश्रण हो, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? वेटलैंड। और इसी तरीके से एक इकोटोन का भी आता है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा जब आपका इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो सरल में अगर सरल परिभाषा बनाया जाए तो क्या बन सकता है? वेटलैंड वह स्थान है जहाँ पानी की सतह अक्सर या कभी-कभी जमीन के ऊपर या जमीन के भीतर रहता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पनपते हैं। ये सरल भाषा में है, ठीक है। इनका प्रकार क्या होता है? तो पहला जो होता है स्वैम्प्स होता है, दलदली, ठीक है, दलदली जमीन। अधिकतर पेड़ और झाड़ियां यहाँ पे होता है, जैसे सुंदरवन, मैंग्रोव स्वैम्प्स। ये सुंदरबन में मैंग्रोव स्वैम्प्स। तो ये क्या है? आपका दलदली जमीन का मतलब जो प्रकार का उदाहरण है। दूसरा क्या होता है कि मार्शेज, दलदल या आर्द्र भूमि, घास और छोटे पौधे होते हैं, जैसे केवलादेव घाना, घाना जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ है?
घना नेशनल पार्क कहाँ है? आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं आपके लिए अलग से नेशनल पार्क भी करवाऊँगा, ठीक है? थर्ड क्या हो गया आपका? बॉक्स या पिटलैंड यानी सफ़-गनम दलदल, ठीक है? इसमें अम्लीय और जलोद्धृत क्षेत्र पाए जाते हैं। कार्बन स्टोरिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है ये, ठीक है? बॉक्स, ठीक है? और फोर्थ क्या हो गया? लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर वेटलैंड जो नदियों, झीलों से जुड़े आर्द्र क्षेत्र होते हैं, ठीक है? इनकी विशेषताएँ क्या-क्या होते हैं वेटलैंड का? तो ये देखिएगा कि अस्थायी या मौसमी जलभराव होता है, ठीक है? दूसरा जल और भूमि का मिश्रण होता है। थर्ड क्या होता है इसका विशेषता? विशेष जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। और फोर्थ होता है कि प्राकृतिक फ़िल्टर और कार्बन सिंक भी होता है, कार्बन को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा और प्राकृतिक फ़िल्टर भी है, इसे बोला जाता है। महत्व क्या है इसका? तो जैव विविधता के लिए बहुत महत्व रखता है, जैसे आपको पक्षियों, जलीय जीवों और पौधों का आवास बनता है। दूसरा है कि जलवायु नियंत्रण करता है, कार्बन संग्रह, बाढ़ नियंत्रण, ताप स्थिरीकरण करता है। थर्ड क्या करता है? जल सुरक्षा, भूजल जो है पुनर्भरण यानी रिचार्ज करा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, बाढ़ कर और सूखे में मदद करता है। संस्कृति और आर्थिक इसका महत्व क्या है? मछली पालन, कृषि और पर्यटन के लिए ये महत्व रखता है, ठीक है? अब आइए आपके लिए रामसर कन्वेंशन जो है क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फॉल आपका हैबिटेट, तो ये होता है आपका रामसर कन्वेंशन। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? वेटलैंड का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करवाना। पहली बार अपनाई गई 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में है। ईरान का एक शहर है रामसर, तो वहीं ये कन्वेंशन हुआ था, तो इसीलिए इसको नाम जो पड़ा है ना, यहीं के कारण रामसर सिटी के कारण ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है? इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? वेटलैंड की संरक्षण और संरक्षण नियंत्रण उपयोग को बढ़ावा देना, वेटलैंड में रहने वाले जलीय जीवों और पक्षियों को सुरक्षा करना, वेटलैंड के पर्यावरण, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देना, सदस्य देशों में वेटलैंड पर वैज्ञानिक तकनीक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या-क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है? संधि में शामिल वेटलैंड को रामसर साइट कहा जाता है, ठीक है? सस्टेनेबल यूज, वेटलैंड्स केवल संरक्षित नहीं बल्कि सतत उपयोग के लिए भी दिशा निर्देश देता है। और थर्ड क्या है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वेटलैंड के संरक्षण में सदस्य देशों का सहयोग अनिवार्य होता है। और फोर्थ क्या होता है कि रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग किया जाता है, सदस्य देशों को वेटलैंड की स्थिति पर नियमित आपका रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये हमारा विशेषता है। और भारत में जो रामसर कन्वेंशन है, मतलब भारत ने रामसर कन्वेंशन को 1982 में स्वीकार किया था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 1982 में इसको स्वीकार किया था। भारत में अब तक कुल देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में अब तक का कुल 98 रामसर साइट है, यानी 98 ऐसे आर्द्र भूमि हैं, स्थल हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड के रूप में मान्यता मिला है, यानी 98 हमारे वेटलैंड भी है, रामसर साइट है। तो ये आप याद रखिएगा। 2026 में अभी जो है पटना आपका आपका पटना बर्ड सेंचुरी और आपका छारी धान जैसे नए स्थल को भी रामसर मान्यता दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये यूपी में है आपका पटना बर्ड सेंचुरी, और छारी धान कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, 2026 में मिला है अभी। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश आपका भारत है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है एशिया में, ठीक है? वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आता है। पहला जो है यूके आता है, फिर मेक्सिको आता है, यूके, मेक्सिको के बाद आपका भारत तीसरा नंबर पे वेटलैंड में आपका आता है, ठीक है? सॉरी रामसर साइट में, ओके। सुंदरबंस, चिल्का लेक, केवलादेव घना, लोकटक लेक
आपका बुलर लेक, ये सब क्या है, हमारा रामसर साइट है। तो ये इनके उदाहरण हैं। और अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन किस वर्ष और किस शहर में अपनाई गई थी? तो 1971 में आपका रामसर, ईरान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पे भारत में 2026 तक कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 98 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये देखिए, चिल्का लेक भी है, अभी हम लोग पढ़े थे, केवला देव भी है, घाना, केवला देव घाना, और थर्ड है सुंदरबन भी है, और आपका फोर्थ जो है लोकटक लेक है। यानी 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है क्या, कि आपका, कि भारत में 2026 में किन 2 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये बताइएगा। पटना बर्ड सेंचुरी और छारी धांध को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो है पटना, सॉरी, छारी धांध में तमिलनाडु बोला था, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है, ओके, सॉरी उस समय के लिए, गुजरात में है छारी धांध। तो और पटना बर्ड सेंचुरी आपका यूपी में है। ये 2026 में रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर का एक लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइब पूर्ति करवाइए, ताकि आपको, आपके सामने हम लोग डिजिटल बोर्ड पे जल्दी से जल्दी हम लोग आपके सामने पेश हों, ठीक है। आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लाया जाए, ठीक है। और बैप्स एकेडमी फैमिली की तरफ से जो भी 1000 सब्सक्राइबर पहले बच्चे होंगे, उनको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।